नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है। वहीं यूक्रेन के लिए कई देश सीधे तौर पर तो लड़ने नहीं आए हैं, लेकिन दूर रहकर जो भी उनसे बन पड़ रहा है वो उसकी मदद कर रहे हैं और खासकर रूस की आर्थिक कमर को तोड़ने की भरसक कोशिश की जा रही है। और इसी को लेकर दुनिया भर के देश और कंपनियों ने रूस से नाता तोड़ना शुरू कर दिया है और कई तरह के बैन लगा दिए हैं, यानी कि रूस को हराने के लिए उसका हुक्का पानी बंद किया जा रहा है। यूक्रेन की मदद के लिए दुनिया के कई देशों ने हथियार तो नहीं उठाए, मगर रूस पर हथियारों से भी घातक वार करने लगे हैं। दरअसल रूस पर आर्थिक तौर पर हमला होने लगा है। बैंकिंग, खेल से लेकर वोडका तक कई देशों और संगठनों ने बैन लगा दिया है। इसी कड़ी में टेक कंपनी एप्पल ने भी रूस में सभी प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा की है। साथ ही एप्पल ने रूस के न्यूज ऐप आरटी और स्पुतनिक को अपने ऐप स्टोर से हटा दिया है। रूस के स्वामित्व वाली मीडिया आरटी और स्पुतनिक समाचार अब रूस के बाहर डाउनलोड के लिए उपलब्ध नहीं है। एप्पल के अलावा गूगल, फोर्ड, हार्ले डेविडसन और एक्सॉन मोबाइल ने भी रूस को अपने तेवर दिखाए हैं। गूगल ने भी रूस की तरफ से छपने वाले अखबारों को हटा दिया है। उधर ऑटो कंपनी फोर्ड और हार्ले डेविडसन ने भी रूस के साथ चल रहे अपने कई प्रोजेक्ट्स सस्पेंड कर दिए हैं। एक्सन मोबाइल कंपनी ने भी रूस में चल रहे अपने काम ना करने का ऐलान किया है। तो ब्रिटेन की ऊर्जा कंपनी शेल पीएलसी और बीपी ने भी रूस के साथ कई ऑपरेशन फिलहाल के लिए टाल दिए हैं। जबकि यूएस की प्लेन बनाने वाली कंपनी बोइंग ने रूस की एयरलाइन को दी जाने वाली अपनी सेवाएं ठप कर दी हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री लावरोव की अमेरिका में एंट्री बैन कर दी है। रूस को भेजे जाने वाले रक्षा उपकरणों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। ब्रिटेन ने भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन की संपत्ति पर रोक लगाने के साथ इनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए थे, जबकि कनाडा ने रूस को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया है। इस बैंकिंग मैसेजिंग सर्विस की मदद से हर साल खरबों डॉलर का लेन देन होता है। जापान ने रूस से आयात किए जाने वाले सेमीकंडक्टर्स पर रोक लगाई, तो ऑस्ट्रेलिया ने रूस के 25 प्रभावशाली व्यक्तियों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बैन कर दिया है। इसके अलावा कई देशों ने रूसी एयरलाइंस पर भी बैन लगा दिया है। यानी कि आप ऐसे समझें कि रूस को हराने के लिए तमाम देश बम गोलों के सहारे नहीं, वो तो सिर्फ रूस का हुक्का पानी ही बंद करके उसे मात देना चाहते हैं। लेकिन रूस भी दुनिया की वो ताकत है जिसका हुक्का पानी भले ही बंद हो जाए, वो अपने दम पर जीने की कुव्वत रखता है। ईटी नाउ स्वदेश। तो हमारे साथ इस बारे में और बातचीत करने के लिए, इसको और गहराई से समझने के लिए जुड़ रहे हैं विदेशी मामलों के जानकार रविंदर सचदेव। रविंदर सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये, कितने गहरे सैंक्शंस हैं? क्या इससे पहले भी इस तरह के सैंक्शंस का इस्तेमाल हुआ है और कितना असर हुआ है इनका एक वॉर लाइक सिचुएशन में? ये बहुत गहरे सैंक्शंस हैं, बहुत ही गहरे सैंक्शंस हैं। आज तक ऐसे सैंक्शंस किसी मेरे ख्याल से देश पे शायद नहीं हुए, अदर देन लेट्स से नॉर्थ कोरिया या ईरान या वेनेजुएला, राइट। पर उससे भी ज्यादा ये सैंक्शंस एक और चीज दर्शाते हैं। आप अभी बता रहे थे कि एप्पल ने अपने स्टोर्स बंद कर दिए, नए प्रोडक्ट नहीं भेजेगा, राइट। गूगल ने अपने न्यूज फीड से इनको बाहर निकाल दिया। ये एक आ रहा है। बोइंग ने, बाय द वे, बोइंग ने कहा है कि वो रशिया को कोई स्पेयर्स नहीं देगा जो बोइंग प्लेन्स के हैं, वहां पे रशियन के पास होंगे, जो भी उनके एयरपोर्ट या प्राइवेट जो भी रशियन रजिस्टर्ड प्लेन्स है, बोइंग स्पेयर पार्ट्स नहीं भेजेगा। तो ये कि बहुत ही न्यू एंड यूनिक तरीका आ रहा है एडिशनल सैंक्शंस का, जो कि प्राइवेट है बट विच हैव अ मेजर इंपैक्ट। और इसमें मेरे को ये लग रहा है, बाकी रूस को तो छोड़ो, इंडिया को एक लेसन लेना चाहिए। इसमें बहुत चीजें निकल के आ रही हैं जिसमें हमें एक्सट्रीम लेसन लेना चाहिए। एक और ऐसा ही प्राइवेट सैंक्शन जो हुआ है कल, मास्टर कार्ड और वीजा ने रशिया के अंदर काट दिया ना, मास्टर कार्ड और वीजा का नेटवर्क, करेक्ट। तो कितनी कंफ्यूजन एंड ऑल। तो लेसन ये है मेरे विचार से इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में, देखिए लॉन्ग टर्म में ना कोई आपका दोस्त है ना दुश्मन है, केवल अपने देश के परमानेंट इंटरेस्ट है। तो लॉन्ग टर्म में मेरे विचार से बेटर ये रहेगा भारतीयों को, क्या को 20 साल 50 साल में,
अपना रुपए सिस्टम यूज करो रादर देन मास्टर कार्ड वीजा, राइट। और बहुत सारी ऐसी इंप्लीकेशंस है। मैं किसी अमेरिका और रूस के हिसाब से नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि दुनिया में ऐसी चीजें होती हैं, अब दिख रही है, और दुनिया इस कगार पे अब आ गई है। ये तो बहुत ही मेजर वर्ल्ड का डिवाइड हो गया है जो दुनिया आगे जाने वाली है। तो सैंक्शंस की जहां तक बात रही, दैट इज व्हाट आई फील। इनफैक्ट मैं अभी आर्टिकल भी लिख रहा हूं, मैं लिस्ट बना रहा हूं कौन कौन सी सैंक्शंस है सरकारी, यूएस गवर्नमेंट की, मल्टीलैटरल, स्विफ्ट का नेटवर्क आप कह रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल करें तो कि भाई आपको किक ऑफ कर दिया, ठीक है, सब समझते हैं। रशिया स्विफ्ट का अपना एक ऑल्टरनेटिव बना रहा है, चाइना ने भी बना लिया है, बना रहे हैं, पर उसको कितना यूज हो रहा है, उसको कम यूज करो या ज्यादा यूज करो। इंडिया को सोचना चाहिए हम किस नेटवर्क में कब रहे, कितना रहे, हमें अपना रिस्क रिड्यूस करना चाहिए। फॉरेन डिपॉजिट्स आपके रशियन सेंट्रल बैंक के, राइट, करीब 800 बिलियन के शायद उनके एसेट्स हैं, जिसमें से करीब 400 बिलियन आर इन द वेस्ट, ओके, लंदन, स्विट्जरलैंड, यूएस, जो भी, वो 400 बिलियन ब्लॉक। तो आपके जो फॉरेन डिपॉजिट्स है उनके बारे में सोचो। देन ये जो ओलिगार्क्स कहा जाता है, जिनके रशियन गवर्नमेंट, जो रशिया के बिलियनियर्स हैं, माना करप्शन से पैसा कमाया है, जो भी है, उनके सारे अकाउंट जब्त हो रहे हैं, उनके घर जब्त हो रहे हैं। तो इट्स अ लेसन बाय द वे फॉर इंडियन बिलियनियर्स आल्सो। मैं तो कहूंगा भाई अभी की नहीं, आप लंबा सोचो ना, अगले 50 साल में, 100 साल में आपका पैसा कहां पड़ा है, आपकी प्रॉपर्टी किधर है। कल को कोई भी देश या सिस्टम ऐसा होता है तो द रिस्क। और अभी तो ये एक वॉर हो रही है, अभी शुरू हुई है और ये बहुत आगे जाएगी। इसके साथ साथ दूसरी कहानी शुरू होने वाली है चाइना अमेरिका की। तो जब चाइना अमेरिका की होगी तब क्या होगा। So lots of things on one side. On the other side, also again business economic, oil, gas को भूल जाइए, मिनरल्स, मेटल्स वगैरह की प्राइसेस कैसे कहां से कहां जाएगी कह नहीं सकते। तो सप्लाई चेन्स टूटेंगी, कोई सप्लाई चेन्स होंगी, यू नो, एल्यूमिनियम कहां से आ रहा था, कॉपर कहां से आ रहा था, रशिया से, ये वो सारा तो जब रशिया का आपने काट ही दिया कल को, तो ये एक चीज वो दिखाता है ना, कल को यूएस और चाइना की टेंशन होंगी ताइवान को लेकर के होनी है। तब क्या होगा, तब अगर चाइना पे इसी तरह की सैंक्शंस लगनी शुरू हो गई तो आप सोचिए जो इंडियन बिजनेस चाइना के साथ बिजनेस कर रहा है उसका क्या हाल होगा। तो ये दुनिया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो में चली गई है साहब, अनफॉर्चुनेटली। और इन सब के ऊपर रियल डेंजर ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर। मेरा एक सवाल रविंद्र सर यहाँ पे ये है कि जैसा कि आपने कहा कि भाई हमें तो चलिए आगे 30-40 सालों में अपने आप को आत्मनिर्भर करना ही चाहिए, पर इस समय रूस के पास क्या ऑप्शन है और क्या वो और कुछ देशों के पास जा सकता है, क्या चीन उसकी मदद के लिए आ सकता है। अब रूस के पास यहाँ से क्या ऑप्शन बचता है? रूस के पास एक तो पहले यूक्रेन को जो भी करता रहे, जैसे यूक्रेन रहे, पर रूस के पास कुछ ऑप्शंस हैं। पर पॉइंट ये कि उन ऑप्शन से पहले रशिया और नेटो का फ्रिक्शन बहुत तगड़ा हो सकता है। कैसे, ये जो सारे देश हैं, कनाडा, ब्रिटेन, स्वीडन, ये कह रहे हैं जैवलिन मिसाइल, स्टिंगर मिसाइल्स भेज रहे हैं यूक्रेन की मदद को, राइट। क्वेश्चन है ये मिसाइल पहुंच कैसे रहे हैं यूक्रेन में? अभी तो पहुंचे नहीं है, पहुंचेंगे कैसे? यूक्रेन की पूरी एयरफोर्स बर्बाद है, बाय एयर आप ला नहीं सकते। आप सोचोगे कि जी जर्मन एयरफोर्स का एक प्लेन पूरी स्टिंगर मिसाइल लेकर के कीव में कहीं लैंड करे, इम्पॉसिबल। समुद्र से आप आ नहीं सकते, ओडेसा को रशियन फोर्सेस ने कंट्रोल कर लिया है। तो एक ऑप्शन बचती है नेटो को, जो ये मदद देने की कह रहे हैं, सब बढ़ बढ़ के, चिल्ला चिल्ला के, राइट। ये मदद ये केवल वेस्टर्न बॉर्डर से, जैसे रोमेनिया, पोलैंड इत्यादि से। तो मानो इंग्लैंड ने कहा है कि हम 500 मशीन गन्स या असॉल्ट राइफल्स और एंटी टैंक मिसाइल्स भेज रहे हैं, तो लंदन से वो हवाई जहाज से आकर के रोमेनिया में आए, रोमेनिया में उनको उतारा जाए, उसके बाद उनको रोमेनियन ट्रक में डाला जाए, रोमेनियन ट्रक से डाल के उनको यूक्रेनियन बॉर्डर से यूक्रेन के अंदर लाया जाए। अब अगर वो कोई ट्रक पोलिश भरा हुआ बॉर्डर के अंदर आया यूक्रेन के, और रशियंस को पता चला, तो रशियन ने उस ट्रक को तो ब्लास्ट करना है। जैसे ही रशियन ने उस ट्रक को ब्लास्ट किया, पोलैंड तो नेटो मेंबर है, तो हो गया रशिया वर्सेस नेटो वॉर शुरू। कुछ बॉर्डर से कुछ स्मगल हो जाएंगे, छोटे मोटे स्टिंगर में, इतना बड़ा बॉर्डर है, पोरस है, मान लिया आप स्मगलिंग करवा लिया, आपने कोई रास्ते ढूंढ लिए, बट कुछ ना कुछ तो पता चलेगा रशियंस को कि कहां से रहे। और अगर बड़ी हेवी इक्विपमेंट टाइप हुए तो ये उस समय एक और नया संकट खड़ा हो जाएगा। अब रूस के साथ कौन आ सकते हैं, देखना कौन आ सकते हैं। कहने को तो कुछ कंट्रीज ने, वेनेजुएला ने आज कह दिया हम रशिया के साथ हैं, पर वेनेजुएला डज नॉट काउंट। रशिया इस समय बढ़ता रहेगा यूक्रेन के साथ।
एंड देन मीनवाइल अगर ये नेटो का हुआ वो अलग है। रशिया के साथ रशिया क्या कर सकता है आज की तारीख में जो और हिला देगा गेम को? देखिए चाइना कुछ हद तक रशिया के साथ है, बट चाइना भी बड़ी स्मार्ट गेम खेल रहा है, वो भी अपने इंटरेस्ट देख रहा है। वो ये नहीं है कि रूस तू जो भी कर मैं तेरे साथ हूं थ्रू थिक एंड थिन, मतलब हम तो तेरी हर बात के मुरीद है। यस नो, चाइना भी संभल के चल रहा है, बट मोरलेस चाइना डेफिनेटली रशिया के साथ जा रहा है और रशिया चाइना की तरफ टिल्ट हो रहा है। मार्केट्स वहां ज्यादा ढूंढ रहा है, पहले भी ढूंढ रहा था। बट रशिया एक चीज और कर सकता है ना, रशिया आज को या कल को या परसों को या हफ्ते बाद नॉर्थ कोरिया के साथ एक ट्रीटी कर ले ऑफ म्यूचुअल पीस एंड डिफेंस। रविंद्र सर, मेरा एक और सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि अगर हम बात करते हैं एक तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की, क्या ये जो सैंक्शंस हैं वो रशिया पे यूक्रेन में जो एक्शंस कर रहा है उसको कम करने के लिए या बातचीत के लिए आगे बढ़ने के लिए इतना दबाव बना सकता है कि इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो? एक सवाल वो, और इसी का लॉन्ग टर्म क्वेश्चन ये है कि लॉन्ग टर्म में जब ये वॉर अगर खत्म हो जाती है, मान लीजिए जिस भी तरफ से खत्म होती है, रूस यूक्रेन को टेक ओवर कर लेता है, यूक्रेन अपने आप को संधि कर लेता है और अपने आप को बचा लेता है, उसके बाद रशिया इस इकोनॉमिक इम्पैक्ट से कितना इम्पैक्ट आएगा उस पर और कैसे उससे वो बाहर निकल सकता है, अगर निकल सकता है तो? देखिए मेरे जो दिखता है, रशिया ने बॉटम लाइन डिसाइड कर लिया कि यूक्रेन में ये नहीं आने चाहिए नेटो, और वो आज तो कह रहा है न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन पे ना रखे जाए। तो इन सैंक्शंस के लिए कुछ हद तक ऑब्वियसली रशिया काफी तैयार था। रशिया काफी समय से अपने फॉरेन रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहा था। रशिया स्विफ्ट से अपनी ट्रांजैक्शंस कम कर रहा था। आई थिंक अराउंड 2% ही अब इस समय ट्रांजैक्शन कर रहा है उस स्विफ्ट में शायद इस समय, राइट? तो इस तरह से रशिया अपने को डाइवर्सिफाई कर रहा था। बट ये जो अब सैंक्शंस का जो नेचर आ गया, ये बड़ा अजीब सा सैंक्शंस आ गई है, परंतु ये सैंक्शंस इनफ नहीं होंगी शॉर्ट टर्म में रशिया को रोकने के लिए। और शॉर्ट क्या कहें, मीडियम क्या कहें, लॉन्ग टर्म में ये सैंक्शंस इनफ नहीं होंगी। और भी सैंक्शंस लगेंगी, वो भी इनफ नहीं होंगी, क्योंकि रशिया अब एक जिसे कहते हैं ना ट्रेन चल चुकी है। तो मुझे तो लग रहा है शॉर्ट टर्म कहें, मीडियम कहें, अब आप कहें कि यूक्रेन इस वॉर के बाद क्या होगा, यूक्रेन तो पहले सेटल, मान लो यूक्रेन बन जाता है सीरिया जैसे कयास, बेरूत जो एक जमाने में था पूरा फ्लैट हो गया, रिकवर कर रहा है। बट पॉइंट इसकी जो डिवीजन है, रशिया को ये पता है, ये वॉर रशिया शुरू से कह रहा है उसके हिसाब से कि मेरे को आप घेराव कर रहे हो, सारे नेटो देश बनते जा रहे हो, मेरे बॉर्डर पे अमेरिका बनाता जा रहा है, अब आखिरी यूक्रेन बचा है, मैं इसे नहीं बनने दूंगा, मैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट में कर रहा हूं सुप्रीम। अच्छा, अब मानो यूक्रेन को उसने दबा लिया, पर रशिया तो अब ये देख रहे हैं ना खुलेआम अमेरिका दुश्मन बन गया है, मेरा दुश्मन ही है। तो अभी पता है अगला क्या करेगा रशिया करना चाहिए, अगर मैं रशियन हूं स्ट्रैटेजिस्ट में मानो, फिनलैंड का भी बॉर्डर है रशिया के साथ। फिनलैंड भी नॉन नेटो कंट्री आज की तारीख में, और फिनलैंड और स्वीडन दोनों नॉन नेटो, दोनों कह रहे हैं कि हम नेटो का मेंबर बनने की वैसे ही सोच रहे थे, अब शायद जल्दी करेंगे। तो यूक्रेन का मामला थोड़ा इधर संभलेगा, क्या कहो, जो भी स्टेटस को पहुंच गया वहां पे छोटी मोटी वॉर चलती रहेगी, इंसर्जेंसी चलेगी, मारकाट चलती रहेगी। बट नेक्स्ट रशिया इमीडिएटली फिनलैंड को बोलेगा, ऐसा है फिनलैंड, यू विल नॉट ज्वाइन नेटो, एंड स्वीडन, आप नेटो नहीं ज्वाइन करोगे, नहीं तो तुम्हारा वही हाल होगा यूक्रेन वाला, तुम नेटो के मेंबर नहीं हो। और अगर मैं तुम्हें, अब न्यूक्लियर की इतनी बात हो रही है, तो रशिया ने फोर्सेस अपनी यूक्रेन पे सारी लगा रखी हैं, राइट? तो मॉस्को ये कहेगा कि मैं अपनी फोर्सेस इतनी क्यों लगाऊं फिनलैंड में, मैं तो सीधा से न्यूक्लियर थ्रेट करता हूं, कुछ लगा दूंगा फिनलैंड के बॉर्डर पे, मेरी फोर्सेस खड़ी हैं 10-20 हजार, वो सेंट पीटर्सबर्ग का जो उनका कमांड है उस तरफ से, बॉर्डर पे हेल्सिंकी फिनलैंड के मेरी फोर्सेस खड़ी हैं, हम कुछ कर नहीं रहे पर फोर्सेस खड़ी है। और दूसरा, हमने न्यूक्लियर तुम्हारी तरफ पॉइंट कर दिया है, अब तुम, यू एंड स्वीडन बोथ डिक्लेयर दैट यू विल नेवर जॉइन नेटो, और 24 घंटे की डेडलाइन देता हूं, अगर तुम कहते हो तो करो, नहीं तो लो न्यूक्लियर। अब ना हेल्सिंकी के पास न्यूक्लियर वेपन है, ना स्वीडन पे, तो वो तो रिटेलिएट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब न्यूक्लियर में होता है कि दूसरे के पास भी है, मेरे पास भी है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होता है, आप मारोगे मैं भी मारूंगा, हम दोनों मरेंगे। तो रविंद्र सर, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास समय की थोड़ी कमी थी, तो यहीं तक हमारे पास समय था, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों